नमस्कार दोस्तों। सुबह हमारी डिस्कशन जो थोड़ी छूट गई थी ना, उसे कंप्लीट कर लेते हैं अभी। नाउ आई एम फीलिंग गुड। कल पे आर्टिकल्स छोड़ेंगे तो फिर कई बार रह जाते हैं, इसलिए आज का काम आज अगर निपटा दें, डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो जाए तो बढ़िया है। सारे इश्यूज हमारे कंप्लीट होने चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम दोगे उसमें कोई भी इशू आपका छूटे ना। तो 2 आर्टिकल्स हमने सुबह डिस्कस कर लिए थे, बाकी बचा हुआ अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तीसरा जो आर्टिकल है ना, ये बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 से संबंधित है और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमारे देश में जो भी डेथ और बर्थ होती है ना, इनको सरकार के द्वारा रजिस्टर किया जाता है। कौन से एक्ट के अंतर्गत? द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के अंतर्गत हर एक बर्थ और डेथ को रजिस्टर किया जाता है। आप सबके बर्थ सर्टिफिकेट बने होंगे, जिनको समय समय पर सरकार के द्वारा मांगा भी जाता है, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट बनवाने में। और ये जो सब्जेक्ट है ना, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ मतलब स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट दोनों कानून बना सकते हैं इस इशू पे। तो अभी एक बिल लेकर आई सरकार, इस इशू से संबंधित। नाम था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023। पुराने 1969 के एक्ट को अमेंड करने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है और ये बिल पास भी हो गया है। अब तो प्रेसिडेंट की एसेंट भी मिल गई है, मतलब ये एक्ट बन गया है। 2023 का जो ये बिल था ना, अब ये एक्ट बन चुका है। सरकार का ये कहना था कि अब देखो समय चेंज हो चुका है, हम ना इस प्रकार के बदलाव लाना चाहते थे 1969 के एक्ट में, इसलिए हम बिल लेकर आए ताकि जनता को जो सर्विसेज है ना और बेहतर ढंग से प्रोवाइड की जा सके। जैसे उनका राशन कार्ड बनना, उनको स्कीम्स का लाभ देना, ये सब चीज़ें और बेहतर ढंग से हो सके। इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम ये बिल लेकर आए, जो अभी एक्ट भी बन चुका है। होगा क्या? देखो, सभी स्टेट्स में ना चीफ रजिस्ट्रार होंगे। हर एक स्टेट में, फॉर एग्जांपल हरियाणा में, पंजाब में एक चीफ रजिस्ट्रार होंगे। वो सारा डेटाबेस मेंटेन करेंगे बर्थ और डेथ से संबंधित। ये डेटाबेस होगा स्टेट लेवल का, समझ गए? जैसे हरियाणा के जो चीफ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ है ना, हरियाणा में जितनी भी डेथ या फिर बर्थ हो रही होंगी, सारा डेटाबेस मेंटेन करने की जिम्मेदारी उनकी होगी, स्टेट लेवल पे चीफ रजिस्ट्रार। इसके साथ साथ नेशनल लेवल पे एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होंगे। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पूरे देश में जो भी बर्थ एंड डेथ हो रही होंगी ना, सारा डेटाबेस मेंटेन करने की जिम्मेदारी इनकी होगी। देखो, इनका काम तो आसान है। जो नेशनल लेवल पे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होंगे ना, इनका काम तो आसान है। इन्होंने तो बोल दिया हर एक स्टेट के चीफ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ को कि आपके स्टेट में जो भी बर्थ एंड डेथ हो रही है उसका डेटाबेस आप मेंटेन कीजिए। तो हरियाणा के जो चीफ रजिस्ट्रार हैं वो डेटा मेंटेन करेंगे, पंजाब के अलग से करेंगे। तो सभी राज्यों के चीफ रजिस्ट्रार अलग से डेटा मेंटेन करेंगे और ये डेटा मेंटेन करके देते रहेंगे नेशनल लेवल पे जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं उनको। तो इनका काम तो बहुत आसान है। जो नेशनल लेवल पे हैं, इनको तो सिर्फ डेटा इकट्ठा करना है स्टेट लेवल के चीफ रजिस्ट्रार से कि भैया डेटा भेजो, जल्दी भेजो। तो पोर्टल बताएंगे। नेशनल लेवल पे जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है ना, ये एक पोर्टल बना देंगे और बोल देंगे कि आपके स्टेट में जो भी बर्थ एंड डेथ हो रही है ना, उसको आप रियल टाइम बेसिस पे इस पोर्टल पे अपडेट कीजिए। रियल टाइम बेसिस पे हर एक स्टेट के चीफ रजिस्ट्रार अपडेट करेंगे, वो अपने आप नेशनल लेवल पे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास में पहुंच जाएगा सारा डेटा। अब इस डेटाबेस की सहायता से, जो नेशनल लेवल पे डेटाबेस इकट्ठा हुआ है ना, इस डेटाबेस की सहायता से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, आधार डेटाबेस, इलेक्टोरल रोल्स, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारे डेटाबेस भी अपडेट किए जा सकते हैं। समझ गए? तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि बर्थ होने की सूरत में ना, जिसका बर्थ हुआ है बच्चे का, उसके पेरेंट्स का आधार नंबर कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन ना, जिसकी डेथ हुई है उसके आधार नंबर कलेक्ट करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ये कमी छोड़ दी गई है। अगर देखो, जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम डेटाबेस से अगर निकाला नहीं जाएगा तो फिर अपडेटेड सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जा सकती हैं? फिर तो डेटा में कमी रह जाएगी ना। तो जिनकी डेथ हुई है उनका आधार नंबर भी कलेक्ट करना चाहिए।
अगर आपको सही ढंग से सर्विस प्रोवाइड करनी है तो। सबसे बड़ा फ़ायदा देखो इस चीज़ का पता है क्या है, अब आपको ना हर जगह पे बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। जैसे कहीं भी हम जाते ना, पासपोर्ट बनवाने जाते, वो बर्थ सर्टिफिकेट अलग से मांगते, बट बर्थ का डेटा अगर अपने आप पहुंच जाएगा पासपोर्ट बनाने वाली अथॉरिटी के पास में, तो फिर वो मांगेंगे ही नहीं। मांगेंगे तो वेरिफिकेशन बहुत इजी हो जाएगी, पासपोर्ट बनाने का काम बहुत जल्दी हो जाएगा। सेम चीज़ बाकी चीज़ों के साथ में, जो आधार कार्ड बनाने वाली अथॉरिटी है ना, उनके पास आपका बर्थ संबंधी डेटा पहुंच गया तो आधार कार्ड बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बहुत आसानी से आधार कार्ड बन जाएगा। ये सारे फायदे होंगे। बट यहाँ पे ना बहुत सारे कंसर्न्स हैं। देखो सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है, कुछ जगहों पर जहाँ पे डेटाबेस शेयर किया जा सकता है, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वो तो बिल में एंटर कर दिया गया है, एक्ट भी बन चुका है। लेकिन एक चीज़ ये बोल दी गई है कि आगे जाके सरकार अपनी मर्जी से कुछ जगहों पर डेटाबेस शेयर कर सकती है, अपनी मर्जी से, सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। तो राइटर कहते हैं देखो पार्लियामेंट में ना जब बिल आया उसी के अंदर बता देना चाहिए था ना सरकार को कि कहाँ कहाँ पे किस किस के साथ आप डेटाबेस शेयर करोगे। आपने सरकार को इतनी सारी पावर दे दी, एक्ट में ये लिख दिया अब कि सरकार अपनी मर्जी से जहाँ उचित लगे वहाँ पे डेटाबेस शेयर कर सकती है। तो इसका ना गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। जैसे सरकार ऑर्डर दे दे कि हमें ना उन लोगों के इन्फॉर्मेशन दीजिए, वो महिलाएं जिन्होंने हाल ही में तीसरे बच्चे को जन्म दिया है, आप उन सभी महिलाओं का डेटाबेस दीजिए। फिर वो डेटाबेस जो है वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा कि इन महिलाओं को स्कीम का लाभ मत दीजिए। मतलब बेनिफिशरीज को स्कीम के लाभ से वंचित रखने के लिए भी स्कीम का, इस डेटाबेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा देखो, ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन भी तो हो सकता है ना, कि डेटाबेस मान लीजिए ऐसी अथॉरिटी के साथ शेयर किया जा रहा है, यूजर की कोई कंसेंट नहीं है। माना कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है बट वो कमजोर है, उसमें तो साफ तौर पे बोल दिया गया है कि सरकार जो है जनता की वेलफेयर के लिए पर्सनल डेटा इस्तेमाल कर सकती है। बट राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है 2017 की पुट्टास्वामी केस की जजमेंट के बाद। अब एक और चीज देखिए, अब जैसे सरकार बोल रही है कि वोट आसानी से बन जाएगा, क्या अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वोट नहीं बनेगा? मतलब साफ तौर पे बोला गया है संविधान में 18 साल से ऊपर की एज के जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट ना होने के अभाव में किसी को वोट के राइट से वंचित रखना क्या ये उचित है? इवन उससे भी ज़्यादा स्कूल एडमिशन में भी बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक और क्वेश्चन उठता है, 2009 में एक एक्ट आया था और संविधान में भी बोला गया है राइट टू एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21A। तो क्या किसी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा अगर उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अगर उसका बर्थ रजिस्टर नहीं हुआ है? तो ये क्वेश्चंस राइटर बिल में उठाते हैं। अब तो एक्ट बन चुका है। लास्ट में एक और चीज़ है, देखो अगर मान लीजिए कोई नेचुरल कैलमिटी आ गई, जैसे बाढ़ आ गई या फिर साइक्लोन आ गया, तो कुछ लोग ना मिसिंग हो जाते हैं, मिलते नहीं, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो कुछ समय तक तो अथॉरिटीज़ उनको ढूंढती है लेकिन बाद में ढूंढना बंद कर देती हैं। अब देखो नए प्रोविजन के हिसाब से ना एक्ट में ऐसे मिसिंग पर्सन्स की जो फैमिलीज है ना, उनको 7 साल का इंतजार करना होगा, तब जाके उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा कि हमारे जो रिश्तेदार हैं अब उन्हें प्रिज्यूम किया जा सकता है कि वो मर गए हैं। 7 साल तक उनको इंतजार करना होगा, उससे पहले उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बिल में जबकि प्रोविजन ये ऐड किया जा सकता था कि उन्हें तब प्रिज्यूम्ड डेथ का सर्टिफिकेट दे दिया जाए जब इनफ एविडेंस मौजूद हो कि हाँ अब तो वो नहीं मिलने वाला, जो गुम हो गया है, तब उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर ये चीज़ ऐड की जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, बजाय इसके कि 7 साल का प्रोविज़न कर दिया गया है, जो नहीं मिले 7 साल के बाद उन्हें डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा, ये गलत है। तो यही पूरे प्रोविजंस हैं इस आर्टिकल में जो हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अफगानिस्तान से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशन से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2 साल हो गए अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता में आए हुए। 15 अगस्त 2021 जब इंडिया की आज़ादी का दिन था ना, उसी समय
तालिबान ने भी अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया और उसके बाद पिछले 2 सालों में ना अफगानिस्तान के लोगों को काफ़ी कुछ सहना पड़ा है। टोटल जनसंख्या अफगानिस्तान की 4 करोड़ है। 4 करोड़ में से 1.5 करोड़ जो जनता है ना, वो फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रही है, क्राइसिस में है। मतलब उनको खाना मिलने में दिक्कत हो रही है। और जबकि देखो 2.8 मिलियन यानी 28 लाख लोग तो ऐसे हैं जो इमरजेंसी कैटेगरी में हैं। उनको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है खाना लेने में, वो खाने को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ये नंबर जो है पूरे वर्ल्ड में 4th हाईएस्ट है। और बात सिर्फ खाने की नहीं है, फूड सिक्योरिटी की नहीं है। तालिबान के रूल में वहाँ पे WHO के अनुसार 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रही है और 4 मिलियन यानी 40 लाख लोग ऐसे हैं जो ड्रग एडिक्शन या फिर दूसरे मिलते जुलते डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं, पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है क्योंकि बहुत सारी नर्सिस थी और तालिबान महिलाओं को तो काम ही नहीं करने दे रहे हैं, सैलरीज नहीं दी जा रही है डॉक्टर्स को, इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। राइटर ना एक एग्जाम्पल देते हैं। एक ना गेम है बुज कसी। बुज कसी एक गेम है जो अफगानिस्तान में या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज में खेला जाता है। इसमें क्या होता है, घुड़सवार मतलब घोड़े पर चढ़ के जो प्लेयर्स हैं, घोड़े पे बैठ के प्लेयर्स जो हैं, वो बीच में रखे बकरी के यानी गोड़ के शव को, लाश को छीनने की कोशिश करते हैं। और ना इस गेम का, बुज कासी गेम का कोई रूल नहीं है। कोई भी प्लेयर कहीं भी शामिल हो सकता है अपनी मर्जी से, कोई रूल नहीं है, कोई टीम नहीं है, सभी प्लेयर्स इंडिविजुअल खेलते हैं और ग्राउंड की कोई बाउंड्री भी नहीं है, कोई रेफरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ना अफगान सोसाइटी ना उसी टाइप की है, इस गेम की तरह है। वहाँ पे कभी भी कोई भी सत्ता में आ जाता है, जैसे तालिबान, उससे पहले यूएस ने इंटरवेंशन किया था। सदियों से अफगानिस्तान में यही चला आ रहा है। अफगान सोसाइटी में कोई रूल है ही नहीं इस गेम की तरह, बुज कासी गेम की तरह। तो अफगान सोसाइटी का ना कंपैरिजन राइटर के द्वारा किया जाता है इस गेम से, बुज कासी गेम जो अफगानिस्तान में खेला जाता है जिसमें कोई रूल नहीं होता। उसी प्रकार से अफगान सोसाइटी में भी कोई भी कभी भी सत्ता में आ जाता है, रूल्स कुछ है नहीं। इस प्रकार से अब तालिबान सत्ता में आ गया है तो अपनी मनमानी वो कर रहे हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया ने देखो 2001 से 2021 के बीच में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया था अफगानिस्तान में और 34 प्रोविंसेस में कम से कम 500 प्रोजेक्ट्स में इंडिया ने इन्वेस्ट किया था $3 बिलियन से। इसके अलावा इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस काफ़ी दी 2001 से 2021 के बीच में। 5 पिलर्स पर इंडिया ने इन्वेस्ट किया, खर्च किया। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, 5 पिलर्स पर खर्च किया गया इंडिया के द्वारा। बट देखो तालिबान सत्ता में आ गया, उसके बाद तो इंडिया ने सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे खर्च करना जारी रखा, बाकी सारी चीज़ों पे इंडिया ने ग्रांट देना बंद कर दिया। जैसे देखो वहाँ पे ना खाने की बहुत ज़्यादा कमी है, इंडिया हेल्प कर रहा है। वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक्टिव है लोगों को खाना देने के लिए और इंडिया ने अपनी तरफ से वहाँ पे 47,500 मीट्रिक टन फूड ग्रेन्स भेजा और इससे अफगानिस्तान के लोगों को थोड़ी तो राहत मिली। इवन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी इंडिया की तारीफ की है। इसके अलावा खाने के अलावा इंडिया ने और बहुत सारी चीज़ें दी हैं, मेडिकल असिस्टेंस दी हैं। 200 टन की मेडिकल असिस्टेंस इंडिया ने प्रोवाइड की है अफगानिस्तान को, इंक्लूडिंग कोविड वैक्सीन, एंटी-टीबी मेडिसिन और बहुत सारी छोटी मोटी जो मेडिसिन नहीं होती, सब इंडिया ने भेजी है अफगानिस्तान में। इसके साथ साथ वहाँ पे जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि बहुत सारे लोग तो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, तो इंडिया ने ना जो ड्रग से निजात दिलवाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं ना, वहाँ के लिए भी सप्लाईज भेजी। ये सप्लाईज दी गई यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स को, ताकि वहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर अच्छे से इस्टेब्लिश किया जा सके। देखो जब पिछली बार अफगानिस्तान में तालिबान का रूल था ना, इंडिया ने तालिबान के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया था, लेकिन अब इंडिया ना तालिबान को रिकॉग्नाइज तो नहीं कर रहा है, लेकिन एंगेज करना चाहता है ताकि अफगानिस्तान की धरती का कोई इस्तेमाल ना करे इंडिया के अगेंस्ट। तो अगस्त 2021 में उस समय कतर में इंडिया के एनवॉय थे दीपक मित्तल, वो मिले थे तालिबान पॉलिटिकल ऑफिस में शेर मोहम्मद अब्बास से, और 2 जून 2022 को एक डेलीगेशन अफगानिस्तान में गया था जिसको लीड किया गया था जॉइंट सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में हैं जेपी सिंह, लीड किया गया था जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह के द्वारा।
ताकि कैसे हम जो मदद भेज रहे हैं अफगानिस्तान में वो ठीक हाथों में पहुंचे। वो सारा ऑपरेशन देखने के लिए गए थे जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह। उसके बाद 23 जून को गवर्नमेंट ने एक और टेक्निकल टीम भेजी। आप क्लोजली देख कर आओ, मॉनिटर करके आओ कि वहां पे हम जो मदद भेज रहे हैं इफेक्टिवली पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो इंडिया के पास ना अभी एक कार्ड है खेलने के लिए। वो कार्ड पता है क्या है? इंडिया जो एड दे रहा है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है ना, किसको? अफगानिस्तान के लोगों को। वो एक कार्ड है, वो एक लीवर है इंडिया के पास में कि तालिबान को इंडिया की आवश्यकता है मदद लेने के लिए। इसलिए तालिबान कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो इंडिया के अगेंस्ट हो। वो इंडिया को नाराज नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसे एड चाहिए इंडिया से। वैसे देखो, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन नंबर 2593 ये पास किया गया था अगस्त 2021 में। उस समय प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास थी। ये जो रेजोल्यूशन है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी से आह्वान करता है कि आप इंश्योर कीजिए अफगानिस्तान की धरती का ना किसी प्रकार से इस्तेमाल ना किया जाए दूसरे देश पर अटैक करने के लिए, या फिर आतंकवादियों को शेल्टर करने देने के लिए, या फिर आतंकवाद को फाइनेंस करने के लिए। किसी भी प्रकार से अफगानिस्तान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए इन सब कामों के लिए। अफगानिस्तान में जो सरकार बने इंक्लूसिव, नेगोशिएटेड होनी चाहिए और महिलाओं का पार्टिसिपेशन फुल, इक्वल एंड मीनिंगफुल होना चाहिए। बट तालिबान ने इस रेजोल्यूशन पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। 2 साल पूरे हो गए। उनके स्पोक्स पर्सन ने बोला कि अब हमारा रूल है, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से जो चाहे करेंगे और हमारे रूल को कोई थ्रेट नहीं है। राइटर ये कहते हैं, देखो G20 की समिट हुआ था अक्टूबर 2021 में। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने G20 कंट्री से आह्वान किया था कि तालिबान से अकाउंटेबिलिटी मांगी जाए। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के इस रेजोल्यूशन के तहत अब एक बार फिर से G20 का समिट इंडिया में है। तो इस दौरान भी सरकार फिर से तालिबान से अकाउंटेबिलिटी मांगे और विभिन्न देशों को बोले कि अफगानिस्तान में लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। पिछले 2 सालों में महिलाएं वहाँ पे स्कूल नहीं जा पाई हैं। सिर्फ 6ठी क्लास तक की बच्चियों तक को वहाँ पे स्कूल जाने की इजाज़त है। उसके बाद अगर एज हो गई तो फिर स्कूल नहीं जा सकते, फिर घर बैठो। तो मतलब वुमेन के लिए तो बहुत खराब सिचुएशन है आज के समय में अफगानिस्तान में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद 17 अगस्त के जो आर्टिकल्स हैं उनकी समरी आप देख लीजिए। देखो, सबसे पहले हमने पार्लियामेंट में एंटर करने की जो एज है 21 होनी चाहिए, ये आर्टिकल डिस्कस किया था। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट चली थी। शुरुआत में तो ड्राफ्ट ये था कि राज्यसभा में एंटर करने के लिए मिनिमम एज 35 और लोकसभा में एंटर करने के लिए 25 होनी चाहिए। बट दुर्गा भाई देशमुख ने प्रपोजल रखा कि भारत का यूथ जो है वो मेच्योर है, उनके साथ नाइंसाफी मत करो, एज कम करो। तो दुर्गा भाई देशमुख के प्रपोजल को सपोर्ट किया गया था HV कामत के द्वारा, जिन्होंने एग्जाम्पल दिया था विलियम पिट का, जो 21 साल की उम्र में यूके की पार्लियामेंट में एंटर कर गए और 24 साल की एज में तो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। सिबन लाल सक्सेना, ताजमल हुसैन, इन्होंने भी सपोर्ट किया। तो बाद में फाइनली राज्यसभा में एंटर करने की जो एज है ना, वो 35 के बजाय 30 हो गई। ये बताया था मैंने आपको प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज कितनी, 35। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आर्टिकल में ना बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। जैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पहले तो ये होता था कि बूढ़े बूढ़े स्टूडेंट यूनियन के लीडर बन जाते थे, लेकिन लिंगडो कमेटी ने रिकमेंड किया कि भैया अपर लिमिट रख दो। तो अब चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं। 2019 में स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स की जो एवरेज एज है वो 22.5 है। पंचायत लेवल पर जब 21 एज है तो क्यों नहीं हो सकती पार्लियामेंट में एंटर करने की मिनिमम एज 21। अब रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। इसमें बताया गया कि यूथ को उनके सिविल, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है। तो यूथ का पार्टिसिपेशन जरूरी है। उनके पास इनोवेटिव आइडियाज़, फ्रेश पर्सपेक्टिव होता है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को रेज कर सकते हैं। मिनिमम एज कम होनी चाहिए, यही राइटर सजेस्ट करते हैं। मिजोरम वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि 1966 1 मार्च मिजो नेशनल फ्रंट के रिबल्स ने ना मिजोरम की सिटी, आज का मिजोरम, उस समय का मिजो डिस्ट्रिक्ट, असम का पार्ट हुआ करता था, कब्जा कर लिया था आइजोल सिटी पे। एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस समय आर्मी को बड़ी दिक्कत हो रही थी वहाँ पे और रिबल्स ने सब जगहों पर कब्जा कर लिया था, बंधक बना लिया था वहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स थे नॉन मिजो। आर्मी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो ना उस समय एयरफोर्स की हेल्प ली गई थी। एयरफोर्स ने ना पहली बार भारत की टेरिटरी में अटैक किया रिबल्स के ऊपर। आमतौर पे ना देश के अंदर रिबल्स पे अटैक करना हो ना तो एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता।
वो पहली बार था कि रिबल्स का इस्तेमाल किया, पहली बार था कि एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया रिबल्स के ठिकानों पर बम बरसाने के लिए। इसका जिक्र किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपनी स्पीच में। तो ये मिजोरम की इंसर्जेंसी एक एग्जाम्पल है कैसे इसको टैकल किया जाए। 20 साल तक चली ये, 1966 से लेकर 1986 के बीच में। बाद में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, पीस एग्रीमेंट भारत सरकार के साथ में। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम। सरकार पहले बोल रही थी कि स्कीम नहीं लॉन्च करेंगे हाउसिंग के लिए, अब सरकार बोल रही है कि हमारा प्लान है लॉन्च करने के लिए स्कीम। देखो इसमें एक चीज पता क्या है, अभी जो स्कीम थी ना ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इस स्कीम में जितने बेनिफिशियरीज को फायदा मिला ना उसमें से 60% पैसा तो खुद बेनिफिशियरी ने दिया है अपना घर बनाने के लिए। सेंट्रल असिस्टेंस 24.4%, अर्बन लोकल बॉडीज और स्टेट ने कंट्रीब्यूट किया 16%। तो ना क्राइटेरिया डिफिकल्ट था इस प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में। सस्टेन्ड इनकम होनी चाहिए। अब बहुत सारे वेंडर्स की ना सस्टेन्ड इनकम नहीं होती तो उनको लोन नहीं मिलता बैंकों की तरफ से, इस वजह से बहुत सारे लोग इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाए थे। अब नई जो स्कीम लॉन्च करे ना सरकार, पुरानी स्कीम की कमियों से फीडबैक ले, सस्टेन्ड इनकम का जो क्राइटेरिया है वो हटाया जाए, बेनिफिशरीज को कम कंट्रीब्यूट करना पड़े। अगर वो 60% कंट्रीब्यूट करेंगे तो फिर थोड़ी उन्हें दिक्कत आएगी। वो 40% कंट्रीब्यूट करें अपना घर बनवाने के लिए, बाकी 60% सरकार कंट्रीब्यूट करे, ऐसा कुछ प्रोविजन होना चाहिए। तो ये सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए कल। हमारी आज की डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।